नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। पहले के सेशन में हम जो है बहुलकों के बारे में बात कर रहे थे और बहुलकों के बारे में जो है हमने उनके प्रकारों के अंतर्गत यानी कि प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलकों के बारे में जो है हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं और आज आगे का सेशन जो है हम आपके सामने लेके आए हैं। आज बात करते हैं हम संश्लेषित बहुलकों के बारे में। संश्लेषित बहुलक, देखिए संश्लेषित बहुलक जो है इसका एक उदाहरण लेते हैं अपन प्लास्टिक। आपने दैनिक जीवन में कई बार जो है ऐसी वस्तुओं का यूज लिया होगा, ऐसी वस्तुओं का उपभोग किया होगा जो है विभिन्न प्रकार से हम बोलते हैं कि ये प्लास्टिक की बनी हुई है। तो देखिए बात करते हैं हम प्लास्टिक कहते किसे। देखिए प्लास्टिक जो है एक प्रकार की बहुलकीकरण से ही इसको प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो है ये जो है छोटे अणु भार वाले जो कार्बनिक जो है अणु होते हैं, छोटे अणु वाले कार्बनिक जो अणु होते हैं उनको मिलाकर के एक जो है उच्च अणु भार वाली एक श्रृंखला, जो बड़ी श्रृंखला बनती है उसे जो है हम प्लास्टिक कहते हैं। देखिए छोटे कार्बनिक अणु, छोटे कार्बनिक अणु जो है बहुत सारे जब मिलेंगे तो ये उच्च अणु भार वाले कार्बनिक जो है अणुओं का निर्माण करेंगे। इसे हम क्या नाम देंगे? प्लास्टिक नाम देंगे। ठीक है। अब ये जो प्लास्टिक है ये जो है हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे टेफ्लॉन है, पॉलीथीन है, बेकेलाइट है, पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम जो है अक्सर हमारे आम जिंदगी में काम में लेते हैं, लेकिन जो है हम उसके बारे में जो है क्या जानकारी हमको प्राप्त करनी है उनके बारे में, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जो है एक प्रकार का क्या है? संश्लेषित बहुलक है, यानी कि फैक्ट्रियों में निर्मित एक प्रकार का क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर प्लास्टिक के प्रकारों की। तो प्लास्टिक देखिए मुख्यतः प्लास्टिक जो है होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? तो देखिए एक तो होते हैं थर्मोप्लास्टिक और एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक का दूसरा नाम है ताप शून्य। ताप शून्य का मतलब हुआ कि उनको यदि हम थोड़ा सा ताप देवें तो वो जो होते हैं वो जो है मृदुल हो जाते हैं, जो है नरम हो जाते हैं, और नरम हो जाएंगे तो हम इनको जो है वापस एक नए सांचे में, एक नई आकृति में ढाल सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उनको बोला जाता है ताप सुघट्य प्लास्टिक, यानी कि ऐसे प्लास्टिक होते हैं वे जिनको हम एक जो है उच्च ताप पर यदि हम उनको गर्म करेंगे तो वो नरम नहीं होकर के और भी अधिक कठोर होते जाएंगे, और जब अधिक कठोर हो जाएंगे तो हमको जो है उनको जो है वापस जो है एक नए प्रकार के सांचे में ढालने के लिए जो है वो प्रयुक्त नहीं होंगे। इसलिए जो है ये जो प्लास्टिक के हमने प्रकार पढ़े उनके प्रकारों के जो है हम यूज हैं हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार से उनके यूज लेते हैं। तो बात करते हैं हम प्लास्टिक के प्रकारों की। देखिए अब ये जो यहाँ पर प्लास्टिक का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर हम संरचना के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, यानी कि प्लास्टिक के स्ट्रक्चर के आधार पर हम जो है ये देख रहे हैं। तो देखिए एक नंबर पर बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक, और दो नंबर पर बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए इसका दूसरा नाम है ताप शून्य और इसका नाम है ताप सुघट्य। देखिए इनको जो है
ताप देने पर ये क्या होते हैं, आसानी से मृदुल हो जाते हैं, जो है नरम हो जाते हैं, और इन्हें जो है ताप देने पर अधिक कठोर हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि इनको जो है नए सांचे में या फिर नई आकृति में ढाल सकते हैं, बल्कि ये जो है थर्मोसेटिंग, इनको हम नए सांचे में नहीं ढाल सकते, बल्कि ये जो वो प्लास्टिक है उसको ताप देने पर ये जो अधिक कठोर हो जाएंगे। अगली बात करते हैं हम इनके एग्जाम्पल की। तो देखिए, इसके अंतर्गत आते हैं पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, और इसके अंतर्गत आते हैं आपके बेकेलाइट, गाड़ियों के जो बैटरी के डिब्बे होते हैं उसके भी ये बने हुए, या फिर हम काम में लेते हैं बिजली के जो स्विच होते हैं वो भी। यानी कि ये वे प्लास्टिक है जिनको हम अधिक ताप देंगे तो ये अधिक कठोर हो जाएंगे और वापस से जो है पुनः एक नए सांचे में हम इनको नहीं ढाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात की हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक यानी कि संरचना के आधार पर जो है प्लास्टिक के हमने क्या पढ़े, प्रकार पढ़े। अगली बात पढ़ते हैं हम जो है प्लास्टिक के गुणधर्म की। तो देखिए, प्लास्टिक जो है एक प्रकार से विशिष्ट गुणधर्मों वाले बहुलक होते हैं। अब वे विशिष्ट गुणधर्म कौन कौन से हैं? तो देखिए, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के विशिष्ट गुणधर्म। देखिए, प्लास्टिक एक प्रकार से हम देखें तो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक पदार्थ होते हैं, और दूसरे नंबर पर ये किसी भी अन्य धातुओं से, किसी प्रकार से अन्य जो है कारकों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये अक्रियाशील होते हैं और ये अघुलनशील होते हैं। अब ये जो है अत्यधिक ताप को सहन करने की क्षमता रखने वाले होते हैं, और ये हमको आसानी से प्राप्त होने वाले होते हैं, और इनका जो है वजन होता है, इनका वजन भी कैसा होता है, हल्का होता है, और हल्के होते हैं, और जो है ये धातुओं की अपेक्षा जो है सस्ते हमको मिल जाते हैं। इसलिए जब सस्ते मिल रहे हैं हमको तो हम इनका जो है यूज अधिक करने लग जाते हैं, और जब अधिक दिन ब दिन इसका जो है यूज बढ़ता गया तो इसके यूज के कारण, अधिक यूज के कारण, अधिक जो है उपयोग के कारण हमारे लिए इसने क्या खड़ी कर दी, एक समस्या खड़ी कर दी, और वो समस्या जो है एक वैश्विक स्तर की समस्या है, एक विश्व स्तर की समस्या है। तो वो समस्या क्या है वो पढ़ने से पहले हम बात करते हैं इनके विशिष्ट गुणधर्म की। तो देखिए, प्लास्टिक का विशिष्ट गुणधर्म है कि ये जो है प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। जी हाँ, विद्युत का और ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो ये जो है अक्रियाशील होता है, और ये जो है अत्यधिक ताप को सहन करने की क्षमता वाला होता है। अत्यधिक ताप सहन करने की क्षमता। चौथा गुण है ये वजन में कैसा होता है, हल्का होता है। और पांचवा इसका विशिष्ट गुण है कि यह धातुओं की तुलना में सस्ता होता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि ये धातु की तुलना में कैसा होता है, सस्ता होता है। तो इसका उपयोग जो है दिन ब दिन, प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। अब इस उपयोग के कारण, अधिक उपयोग के कारण जो है ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक प्रकार से जो है वैश्विक स्तर की समस्या बन चुकी है। अब ये जो समस्या है, ये समस्या क्या है
कि ये जो प्लास्टिक होता है इसका जो है हम अपघटन नहीं कर सकते। इसको हम यदि कचरे में छोड़ दिया जाए, इसको जो है विभिन्न प्रकार से जो है हम इसका अपघटन करना चाहें तो इसका अपघटन जो है कई वर्षों तक नहीं होता है, या फिर हम इसको जो है जलाना भी चाहें तो हमें जो है जलाने के लिए एक उच्च ताप की, उच्च उष्मा की, उच्च ऊर्जा की जरूरत होगी। और जब उच्च ऊर्जा हम खर्च करेंगे तो जो है इनमें से एक विषैली गैस निकलेगी, और विषैली गैसें जब इनमें से निकलेगी तो वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देगी। जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो प्लास्टिक के इतने विशिष्ट गुणधर्म होते हुए भी, प्लास्टिक के इतने विशिष्ट गुणधर्म होते हुए भी ये जो है हमारे लिए जो है क्या है, बहुत ही हानिकारक होता है। देखिए विद्यार्थियों, इतना जो है विशिष्ट गुणधर्म होने के बावजूद ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो बात करते हैं हम इसके बारे में और डिटेल से। तो देखिए हानिकारक हमारे लिए इसलिए है क्योंकि जो है हम इसको जब अपघटन करना चाहेंगे तो जब इसका अपघटन किया जाएगा तो उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब उच्च ऊर्जा इसको देंगे जलाने के लिए तो इसमें से जो है विषैली गैसें जो है उत्सर्जित होगी। जब उत्सर्जित गैसें जो है विषैली होगी तो वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देगी और अधिक मात्रा में जो है प्रदूषण बढ़ जाएगा। अब प्रदूषण बढ़ना जो है इसका जो है एक प्रकृति बताती है, वो प्रकृति है इसकी जैव अनिम्नीकरणीय, यानी कि जो प्लास्टिक होते हैं वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। तो बात करते हैं कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हम कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, इसके बारे में हम थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए जैव अनिम्नीकरणीय यानी कि बायो नॉन डिग्रेडेबल जो है मेटल वेब पदार्थ होते हैं जो कि जो है जिनका अपघटन नहीं होता हो, अपघटन नहीं होता हो, कोई भी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के दौरान जिनका अपघटन नहीं होता हो वो होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। और जिनका प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक प्रक्रिया हैं जो है जिनके द्वारा इनका अपघटन हो जाता है वे कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। देखिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत जो है हम प्लास्टिक की बात कर रहे थे तो ये बीच में एक शब्द आ गया कि प्लास्टिक के इतने विशिष्ट गुणधर्म होते हुए भी ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। और वो नुकसानदायकता किसकी वजह से है, तो वो प्लास्टिक की एक प्रकृति होती है जैव अनिम्नीकरणीय होने के कारण। तो देखिए जैव अनिम्नीकरणीय जो है हमको जो है मैंने आपको बताया कि हमको प्लास्टिक को जलाने के लिए, देखिए प्लास्टिक को जलाने के लिए मैंने आपको बताया उच्च ऊर्जा की जरूरत होगी। जब उच्च ऊर्जा की जरूरत होगी तो जो है विषैली गैसें जो है अधिक उत्सर्जित होगी। विषैली गैसें क्या होगी, उत्सर्जित होगी। जब अधिक विषैली गैसें उत्सर्जित होगी तो हमारा जो है पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण है वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। और प्रदूषित हमारा पर्यावरण जब हो जाएगा हमें तो सांस लेने में भी जो है कठिनाइयां उत्पन्न करनी होगी। कहाँ सांस लेने के लिए भी हमको जो है प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ सकती है। तो बात करते हैं हम इससे आगे की। देखिए अब हम जो है ऐसे विभिन्न प्रकार के जो उपाय हैं जिसके द्वारा जो है हम हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। देखिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक जो है हमारी जो है पहचान जो है, हमारी जो मानवता है, मानवता के नाते जो है हम जो है पर्यावरण प्रदूषण होने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय कर सकते हैं। उन उपाय में यदि प्लास्टिक के निवारण का हम उदाहरण देखें तो देखिए प्लास्टिक का सबसे पहली बात तो जो है पुनर्चक्रण होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण होना बहुत जरूरी है और इसके पुनर्चक्रण के साथ साथ में इसका
निस्तारण भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक सिद्धांत काम में लिया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण, प्लास्टिक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए जो है एक सिद्धांत काम में लिया जाता है। उस सिद्धांत के आधार पर यदि हम जो है काम करें तो हम जो है प्लास्टिक के दौरान जो प्लास्टिक के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको जो है हम प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो बात करते हैं इस सिद्धांत की। देखिए ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहलाता है 4R सिद्धांत। 4R सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में क्या होता है कि 4 टाइप के हम जो हैं आर से बने वर्ड काम में लेते हैं। आर, देखिए 1 नंबर जो आर है वो है रिड्यूस, ठीक है। 2 नंबर पर जो आर है वो है रीयूज। 3 नंबर पर जो आर है उसका नाम है रिकवर। और 4 नंबर पर जो आर है उसका जो है अर्थ है रिसाइकल। यानी कि रिड्यूस मतलब पुनः उपयोग करिए, सॉरी, रिड्यूस का मतलब जो है पुनः उपयोग करिए। रीयूज का मतलब पुनः उपयोग करिए और रिकवर का मतलब पुनः प्राप्त कीजिए। पुनः प्राप्त रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करिए और रिसाइकल का अर्थ पुनः चक्रित करिए। देखिए रिड्यूस, रीयूज, रिकवर और रिसाइकल। तो देखिए जो है हमने जो है 4R सिद्धांत पढ़ा। जो रिड्यूस है, रिड्यूस का अर्थ होता है पुनः जो है, नहीं सॉरी, पुनः उपयोग की जगह इसका जो है अर्थ होगा कम उपयोग करिए। कम उपयोग करिए। देखिए रिड्यूस का अर्थ होता है पुनः जो है कम उपयोग करिए, रीयूज का अर्थ होता है पुनः उपयोग करिए, रिकवर का अर्थ होता है पुनः प्राप्त कीजिए और रिसाइकल का अर्थ होता है पुनः चक्रित करिए। इस सिद्धांत के आधार पर यदि हम इस सिद्धांत का पालन सभी जो है जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम यदि करें तो हम जो है प्लास्टिक के कारण जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसके कारण से हम जो है उसको बचा सकते हैं। अब हम जो है संश्लेषित बहुलक में जो प्लास्टिक जो पढ़ रहे हैं, प्लास्टिक के जो विभिन्न प्रकार के बहुलक हैं उनके बारे में जो है बात करते हैं। 1 नंबर पर हम लेते हैं पॉलीथीन। देखिए पॉलीथीन जो है हम पिछले सेशन में भी ले चुके हैं और वहां पर मैंने सिर्फ आपको अभिक्रिया बताने के लिए बात की थी वहां पर। तो आप यहाँ पर जो है हम इसके बहुलकीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एथीन है, एथीन के N अणु जो है बहुलकीकरण करके जो है ये है एथीन, और ये एथीन के बहुत सारे अणु जब मिले आपस में तो नाम हो गया पॉलीएथीन यानी कि पॉलीथीन। 2 नंबर पर बात करते हैं हम पॉली विनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। जब पीवीसी की बात करें तो देखिए पीवीसी जो है विनाइल क्लोराइड का क्या है, बहुलक है। विनाइल क्लोराइड जो है CH2 डबल बॉन्ड CHCl यानी कि ये है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जब इसका बहुलकीकरण होगा, पॉलीमराइजेशन होगा तो बन जाएगा CH2, इसके बहुलक का निर्माण हो जाएगा। तो बात करते हैं हम, ये देखिए जो विनाइल क्लोराइड है और ये बन गया पॉली
विनाइल क्लोराइड। अगली बात करते हैं हम पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। देखिए पॉली एक्रिलो नाइट्राइल जो है वो एक्रिलो नाइट्राइल के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल जो है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल जो है एक्रिलो नाइट्राइल का जब बहुलकीकरण किया जाता है तो हमको प्राप्त होता है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। अगले प्लास्टिक की बात करते हैं पॉली स्टाइरीन की। पॉली स्टाइरीन जो है वो जो है स्टाइरीन के बहुलक होता है। तो देखिए N अणु CH2 डबल बॉन्ड CH और जो है स्टाइरीन बेंजीन यानी कि C6H5 जब काम में लेंगे तो जो है इसका जो है बहुलकीकरण किया जाएगा वो पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाएगा। तो हमें जो है जो बहुलक प्राप्त होगा वो हमको प्राप्त होगा C6H5, इसका ये बहुलक प्राप्त होगा। ये हमने जो है विभिन्न प्रकार के जो है बहुलक जो है प्लास्टिक के पढ़े। देखिए एक नंबर पर हमने पढ़ा पॉलीथीन। पॉलीथीन का जो है हम एथीन का बहुलकीकरण करते हैं तो हमको पॉलीथीन प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पर हमने बात की पॉलीविनाइल क्लोराइड की यानी कि पीवीसी की। तो यहाँ पर बात की हमने कि जब विनाइल क्लोराइड का बहुलकीकरण किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तीसरे नंबर पर बात की पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की और यहाँ पर जो है एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलकीकरण किया था तो हमको प्राप्त हुआ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। और चौथे नंबर पर बात की पॉली स्टाइरीन की। तो पॉली स्टाइरीन जो है विभिन्न प्रकार से जो है हम जो है स्टाइरीन का जो है बहुलकीकरण पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो हमको प्राप्त होता है पॉली स्टाइरीन। अब देखिए विभिन्न प्रकार के इनके जो है प्लास्टिक के बहुलक पड़े, इनके उपयोग क्या होंगे। तो देखिए प्लास्टिक का जो उपयोग है यानी कि विभिन्न प्रकार से जो तो यानी सबसे पहले देखते हैं पॉलीथीन का उपयोग। देखिए पॉलीथीन का उपयोग जो है विभिन्न प्रकार की जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं उन थैलियों के निर्माण में जो है सांचे में जो ढली हुई वस्तुएं होती हैं, पाइप है, ट्यूब आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अगली बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो पीवीसी का जो उपयोग है वो पीवीसी का उपयोग जो है हम विभिन्न प्रकार से जो है पानी के पाइप हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, इनको बनाने में हम इनका उपयोग करते हैं। अगली बात करते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की। तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की जो है ऊन है, स्वेटर जैसे जो है हम जो है कपड़े काम में लेते हैं उनके निर्माण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगली बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन के उपयोग की। तो पॉलीस्टाइरीन का उपयोग जो है चाय के कप हैं, बोतलों के जो ढक्कन हैं और रेफ्रिजरेटर के जो है फ्रिज के जो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक्स के जो भाग हैं, पार्ट्स हैं उनके, और दीवारों पर लगाने वाली जो टाइल्स हैं और पैकिंग सामग्री इत्यादि बनाने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं पॉलीस्टाइरीन का। देखिए विभिन्न प्रकार से जो है अधिकतर जो है कॉम्पिटिशनल जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीवीसी की फुल फॉर्म बताइए। यहाँ पर जो है पीवीसी की आपको फुल फॉर्म एग्जाम्स के अंदर पूछ जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि पॉलीस्टाइरीन की। तो ये जो है
पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है इसकी जो है फुल फॉर्म हमको पूछ सकते हैं PAN, यानी कि पेन की जो है फुल फॉर्म बताइए। और जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड की भी जो है हमको विभिन्न प्रकार से फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि PVC की फुल फॉर्म हमको बताइए, तो आप बता दोगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हमने जो है हमने बात की यहाँ पर किसकी, प्लास्टिक के जो विभिन्न प्रकार के बहुलक थे उनके बारे में। अब अगली बात जो है हमारी आती है संश्लेषित रबड़ की। संश्लेषित हमने जो प्लास्टिक पढ़ा उसके बाद में बात आती है संश्लेषित रबड़ की। अब देखिए जो संश्लेषित रबड़ है वो विभिन्न प्रकार से जो है हमको बहुलकीकरण अभिक्रिया से हमको प्राप्त होते हैं। देखिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए बात करते हैं हम अगली जो है संश्लेषित रबड़ के बारे में। संश्लेषित रबड़ के बारे में देखिए जो है संश्लेषित प्लास्टिक के बाद में बात आती है संश्लेषित रबड़ की। देखिए संश्लेषित रबड़ जो है मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, ब्यूना S और ब्यूना N। यहाँ पर जो है हम विभिन्न प्रकार से जो है ब्यूना S प्राप्त करने के लिए जो है हम यूज लेते हैं ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का। और यहाँ पर जो है हम ब्यूना N प्राप्त करने के लिए हम काम में लेंगे ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल। यहाँ पर जो है ब्यूना का अर्थ क्या होता है और सोडियम का अर्थ क्या होता है और इनको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ब्यूना का अर्थ जो है वो नाम रखा गया है यहाँ पर जो है ब्यूटाडाइन की वजह से, और S है स्टाइरीन, N है जो है एक्रिलोनाइट्राइल। यहाँ पर जो है हम इसका जो है इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2,3-डाई और ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया जो है CO2 की उपस्थिति में सोडियम के साथ में उत्प्रेरित करके जो है इनको जो प्राप्त किया जाता है और जो है नाम दे दिया जाता है ब्यूना यानी कि ब्यूटाडाइन। और यहाँ पर N जो है N सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है यह अभिक्रिया को जो है पूर्ण किया जाता है। अब इनके जो उपयोग हैं वो उपयोग जो है विभिन्न प्रकार की जो तेल की टंकियाँ होती हैं, उपयोग जो है तेल की टंकियों के निर्माण में, इसका यूज होता है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो जो पेट्रोल के जो नल होते हैं, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के नल होते हैं उनके उपयोग में जो है हम जो है इनका उपयोग करते हैं। अगला उपयोग देखें तो हमारे जो जूतों के जो तले होते हैं, जूतों के तले जो है इसके बने हुए होते हैं। और यदि अगला एग्जाम्पल और देखें तो जो है विभिन्न प्रकार के जो चिकित्सकीय उपकरण होते हैं, चिकित्सकीय उपकरण भी जो है संश्लेषित रबड़ के बने हुए होते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर जो है बहुलकीकरण की अभिक्रिया जो थी, बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में जो है सारी की सारी जानकारी 10वीं तक के क्लास की जो है हमने यहाँ पर प्राप्त की। देखिए 10वीं की जो है जो हमने ये टॉपिक पढ़ी कार्बन एवं उसके यौगिक के अंतर्गत ही इसको शामिल किया गया था। और यहाँ पर जो है ये सेशन जो है ये हमारा जो सेशन इस टॉपिक के साथ में यहीं पर ख़त्म होता है। और देखिए ये हमने टॉपिक यहाँ पर जो है ख़त्म कर दिया। ये मैक्सिमम मार्क्स का एक चैप्टर जो है 10th बोर्ड में रहता है। तो 10th बोर्ड में इस पार्ट के जो है सभी अंक प्राप्त, सारे के सारे अंक प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को जो है सभी स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।